गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ सप्रेशन की बुक डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर की, और हमने 2 चैप्टर इसके कंप्लीट कर लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ क्योर। ठीक है, तो हमारे क्योर की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए ये बताया सर ने इस चैप्टर में। वी नो दैट डिजीज जस्ट डू नॉट डिसअपियर इनटू थिन एयर, नॉर डू दे अपीयर फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग डिजीज हैव अ प्रिकर्सर एंड ए फॉलोअर। ठीक है, तो कोई हर चीज़ देखो एनर्जी है ना, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो क्योर हो, सब कुछ एनर्जी है। तो एनर्जी ना प्रोड्यूस की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस वो कन्वर्ट होती है। तो डिजीज़ जो है वो कभी भी डिसअपियर एकदम से नहीं चली जाएगी, ख़त्म नहीं हो जाएगी और एकदम से गायब नहीं हो जाएगी। तो हर चीज़ का इस वर्ल्ड में प्रिकर्सर भी होता है और फॉलोअर भी होता है। सिम्टम्स डिसअपियर फ्रॉम वन सिस्टम ओनली टू रीअपियर इन ए डिफरेंट सिस्टम, टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, एक सिस्टम से डिसअपियर होगी तो दूसरे सिस्टम ऑर्गन टिश्यू पे जाके वो रीअपियर होगी। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ डिजीज। ट्रांसफर ऑफ डिजीज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, 2 तरह से डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। पहली, व्हेन सिम्टम डिसअपियर फ्रॉम वन ऑर्गन और सिस्टम और टू रीअपियर इन ए सिस्टम और ऑर्गन ऑफ मोर इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कैसे जाएगी डिजीज़ हमारी, एक सिस्टम से डिसअपियर हो गई तो दूसरे सिस्टम या ऑर्गन पे जाके रीअपियर हो गई जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वहाँ पे। इट इज़ द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ और सप्रेशन। इसको हम प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ बोलेंगे या सप्रेशन कहेंगे। दिस में अकर इन नेचुरल कोर्स और विद इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये कैसे हो सकता है, या नेचुरली भी हो सकता है और इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से भी हो सकता है। सेकेंड, when the symptoms disappear from one organ or system to appear in organ of lesser importance, it is regression of disease or proceeding towards cure। इसमें ये रिवर्स हो गया, सिम्टम्स वगैरह डिसअपियर हो रहे हैं एक ऑर्गन और सिस्टम से, वो लेसर इंपॉर्टेंट ऑर्गन और सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन ऑफ डिजीज़। मतलब डिजीज़ धीरे धीरे खत्म हो रही है और ये हमारा टुवर्ड्स क्योर प्रोसीड कर रहा है। नाउ विच आर लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड विच आर द मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अब हमको ये जानना है कि कौन सा मोर इंपॉर्टेंट है कौन सा लेस है। दिस हैज़ बीन द बिगेस्ट क्वेश्चन लूमिंग large in front of the homeopaths. Lack of this knowledge makes the homeopathic prescriber lurk in the dark. Many a good follow-up after a prescription which is proceeding towards a cure is nipped in the bud due to inadequate knowledge of the direction of cure. ठीक है, इसकी नॉलेज ना होने की वजह से हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो ये नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग वॉज द फर्स्ट होम्योपैथ to show us the light in this direction. His direction guiding law of cure should be considered as one of the greatest discovery in homeopathy, second only to the discovery of the science itself by Dr. Samuel Hahnemann। ठीक है, जो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इन्होंने बताया डॉक्टर हेरिंग ने, उससे हमको बहुत सारी चीज़ों का पता चला, डायरेक्शन ऑफ क्योर का हमको पता चला कि कैसे होनी चाहिए हमारी क्योर की डायरेक्शन। Both these discoveries perfectly complement each other. It is only when a cure is seen following Hering's law one can really vindicate Dr. Hahnemann's universal principle similia similibus curenter। ठीक है, तो ये दोनों ही डिस्कवरी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर हम हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की तरह कर रहे हैं और सिमिलिया सिमिलस क्यूरेंटर को ले रहे हैं, तो ये दोनों ही थ्योरीज जो होती हैं परफेक्ट क्योर देती हैं हमको, है ना। The direction of cure has been laid down by Dr. Herring in his law of cure with the following corollaries. Cure take place with symptoms disappearing from above downward, inside out, center to periphery, from more important to less important organ or system, in the reverse order of the appearance of symptoms। ठीक है, तो ये पांचों उन्होंने बताए थे कि ऊपर से नीचे होनी चाहिए क्योर, अंदर से बाहर की साइड, सेंटर से पेरिफेरी में, और लेस इंपॉर्टेंट से मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम की तरफ, और जैसे सिम्टम्स अपीयर हुए हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में। मतलब जो सिम्टम बहुत पहले शुरू हो गया था वो बाद में जाएगा, जो अभी शुरू हुआ है वो जल्दी जाएगा। ठीक है, तो कई बार हमने देखा होता है ना, हमारे भी कई सारे केसेस ऐसे होते हैं कि किसी को जॉइंट्स पेन थी या किसी को इरेप्शंस आई थी, तो लेफ्ट से राइट आई थी, पहले लेफ्ट पे हुई थी फिर राइट पे हुई थी, राइट वाली पहले चली जाएगी, लेफ्ट वाली बाद में जाएगी, जहाँ पहले आई थी वो बाद में जाएगी। Some of these directions seems to confuse the homeopath since they apparently contradict each other। कई सारे होम्योपैथ्स को इस चीज़ को लेके बहुत कॉन्ट्रडिक्शन और कन्फ्यूज़न होती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया सर ने, ए केस ऑफ अस्थमा गेटिंग बेटर विद द catarrh in the chest, reducing followed by dry cough and further by sneezing should be taken as direction down upwards। ठीक है, जैसे अस्थमा का केस है, ठीक है,
और वो बेटर हो रहा है, और उसके साथ क्या हो रहा है, उसको ड्राई कफ हो रही है, चेस्ट में कैटरल कंडीशन आ रही है और स्नीजिंग हो रही है, ठीक है। तो उन लोगों को क्या लगता है अस्थमा ठीक हो रहा है, नीचे की तरफ मतलब ये कैसे जा रहा है, हमारा डायरेक्शन डाउन अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। मगर ये उनको क्या लगता है रॉन्ग डायरेक्शन है, फ्रॉम इनसाइड आउट राइट डायरेक्शन। मगर इसमें हमको ये क्या मतलब कंसीडर करना है कि कौन सा मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ ठीक हो रहा है कि लेस इम्पॉर्टेंट की तरफ ठीक हो रहा है, तो ये चीज़ हमको देखनी है। तो अस्थमा का केस बेटर हो रहा है और कैटरल कंडीशन और कैटरल इन द चेस्ट रिड्यूस हो रहा है, फॉलोड बाय ड्राई कफ एंड फर्दर स्नीजिंग शुड बी टेकन एज डायरेक्शन डाउन अपवर्ड, दैट इज रॉन्ग डायरेक्शन, और फ्रॉम इनसाइड आउट राइट डायरेक्शन। क्या है रॉन्ग क्यों है? अस्थमा कहाँ का है, कौन से लेयर का है? थर्ड या फोर्थ का, थर्ड का है, क्योंकि वो उसमें ही होता है ना। वो तो अपर रेस्पिरेटरी है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है? अपर है। अस्थमा अपर है ब्रोंक्यूल्स में। और जो हमारे ड्राई कफ और स्नीजिंग है अपर है, वो भी अपर ही है। वो भी अपर है, और उसका ही है वो भी, तो हाँ थर्ड नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब स्नीजिंग तो मुंह से छींकते हैं। हाँ तो स्नीजिंग छोटी है कि अस्थमा छोटा है? स्नीजिंग छोटा है। हाँ तो सही हुआ ना डायरेक्शन में, अस्थमा ठीक हो रहा है और ड्राई कफ और स्नीजिंग आ रही है, तो ये गुड डायरेक्शन हुई, छोटी में कन्वर्ट हो रही है ना। हम इसमें ये नहीं देखेंगे हम कि नीचे ब्रोंक्यूल्स की थी, फिर वो ड्राई कफ में आई और फिर स्नीजिंग में नीचे से ऊपर जा रहा है, इसमें हम ये नीचे से ऊपर वाला नहीं देखेंगे। इसमें हम देखेंगे मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जा रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से ही कन्फ्यूज़न होता है, ये चीज़ इन्होंने बताई है। तो ए केस ऑफ हाइपर एसिडिटी एंड बर्निंग इन द स्टमक डिसअपियरिंग एंड टिंगलिंग नमनेस इन हैंड्स अपीयर इज टू बी टेकन एज व्हाट डायरेक्शन, इनसाइड आउट, सेंटर, पेरिफेरी। हाइपर एसिडिटी और बर्निंग है स्टमक में और वो डिसअपियर हो रही है और नमनेस टिंगलिंग आ रही है हैंड्स में, सही है कि गलत है? सेंटर से पेरिफेरी लेंगे इसको फिर। क्यों सेंटर से पेरिफेरी क्यों लेंगे? क्योंकि पेट ऐसे बीच में और फिर वैसे हाथ पे जा रहा है। ऑर्गन देखो, हाँ कौन सा सिस्टम क्या इन्वॉल्व है दोनों में? GIT और हाँ एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है, वो सिर्फ पेन थोड़ी है, नमनेस है। नमनेस किस लेयर की प्रॉब्लम है? नमनेस कैसे होती है, क्यों होती है? नर्व्स की प्रॉब्लम है। नमनेस जब हमारी प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तब होती है ना नमनेस, हमको प्रॉपर ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है उस एरिया में, तो वो हमारी कौन से लेयर की हो गई? सर इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्टमक टू मोर इम्पॉर्टेंट नर्वस सिस्टम, दैट इज रॉन्ग डायरेक्शन। सर्कुलेशन ही गड़बड़ हो गई, नमनेस आ रही है, टिंगलिंग आ रही है, तो ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ गई हमारी। Similarly, cough and recurrent bronchitis disappearing only to give rise to leukoderma on skin is exteriorization of disease, that is good direction or bad? कफ थी, रिकरेंट ब्रोंकाइटिस थी, वो डिसअपियर हो गई और ल्यूकोडर्मा बन गई, तो ये एक्सटीरियोराइजेशन में लेंगे इसको, बैड है ना। तो कौन से पे पहुंच गई हमारी? सेकेंड लेयर से, हाँ फिफ्थ पे शायद पहुंच गई। ल्यूकोडर्मा फिफ्थ की है ना, जहाँ एपीयूडी सिस्टम, हाँ जिसमें वो होता है ना मेलानिन पिगमेंट बनना बंद हो जाते हैं ना, तो इसलिए ये भी बैड है। तो ये लोगों को क्या लगता है कि ये एक्सटीरियोराइजेशन हो रही है, बाहर निकल रही है बीमारी, मगर ये गलत डायरेक्शन में जा रही है, मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, तो इसलिए ये रॉन्ग डायरेक्शन है। These and many other questions arise in our mind and confuse us to the extent of neglecting the law of cure. This non-evidence of the law of cure or lawlessness in homeopathic practice is the sole cause of homeopaths not being confident in their practice and not ready to accept risk in emergency cases like myocardial infection of heart, tuberculosis, etc. ठीक है, इसी वजह से होम्योपैथिक डॉक्टर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि हम ऐसे रिस्की केसेस लें। All on their own, this has unfortunately given homeopathy a rank of auxiliary science. It is unfortunately used only when there is no immediate risk to life along with other conventional therapy going on simultaneously. ठीक है, तो इसलिए इसको इस तरह से ऑक्सिलरी साइंस की तरह लेते हैं लोग, और ऐसे मतलब आते हैं जो जिसमें मतलब कोई रिस्क ना हो, तो वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन लेने आते हैं लोग, है ना, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। वी आरसेल्फ belittle the scope of homeopathy due to our ignorance. This is due to ignorance or lack of knowledge of human science, that is proper anatomy, physiology,
एम्ब्रियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब की हमको जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक हम प्रॉपर हम इस चीज़ को नहीं जज कर पाएंगे कि हमारी बीमारी सही डायरेक्शन में जा रही है कि गलत डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि हमको ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी नहीं पता है, हमको बीमारियों की पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता है। यही सबसे बड़ी कमी है हम लोगों में, क्योंकि हम लोग की ये नॉलेज अच्छी नहीं है इतनी, है ना, यहाँ पे हम लैग करते हैं। Ignorance has prompted many of us to put forth their theories of cure to suit their convenience, but these theories do not stand the test of time and science. लोग फिर अपने हिसाब से ही वो बना लिया उन लोगों ने थ्योरी ऑफ क्योर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, बट दीज थ्योरी डू नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड साइंस। ठीक है, वो चीज़ें जो है लोग अपने अपने हिसाब से जैसे वो लोग ट्रीट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही बनाई जा रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है ना। After 22 years of practical experience, which include allopathic practice, wrong homeopathic practice with mixing of drugs, specifics, prescription based on all possible wrong principle in homeopathy, and above all, after in-depth study of human science, embryology, genetics, immunology, physiology, etc., I have been able to set up a chart of progression of disease. ठीक है, इतने सारे मतलब बात से निकल के जब सर ने ये सारी चीज़ें फिर बनाई सर ने, प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, I have been able to set up the chart of progression of disease, which I have seen, experienced and found true again and again in my practice. This chart indicates that all that is happening in human body, whether cure or disease, are mathematical in progression or regression. ठीक है, तो इसी चार्ट के बेसिस पे सर ने बोला था होम्योपैथी इज मैथमेटिक, है ना। तो उसमें सारा कुछ उन्होंने जब कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप वो बता रहे हैं कि अगर ये चीज़ जाएगी तो ये आएगी, ये जाएगी तो ये आएगी, या फिर ये चीज़ सप्रेस होएगी तो ये आएगी, तो वो पूरा एक आंकड़ा बन गया ना, तो इसलिए वो एज अ मैथमेटिक्स उसको उन्होंने बोला। दिस चार्ट इंडिकेट्स दैट ऑल दैट इज हैपनिंग इन द ह्यूमन बॉडी, वेदर क्योर और डिजीज, आर मैथमेटिकल इन प्रोग्रेशन और रिग्रेशन। देयर इज ए सर्टेन ऑर्डर इन डिसऑर्डर। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन साइंस इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। अब क्या क्या इंपॉर्टेंस है हर साइंस की वो बताया इन्होंने, कौन कौन से सब्जेक्ट्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। कितना पढ़ाई की हमने देखो, किताबें फाड़ दी हैं पढ़ पढ़ के। Importance of human science in homeopathic practice. Homeopath, as is wrongly believed, is not just a symptoms reliever. At least he should not be one. Homeopath treat man in disease and not disease in man. If he treats man as a whole, it is imperative that he understands the internal mechanism of man. अगर उसको एज अ होल ठीक करना है तो उसको हर एक चीज़ का उसके पता होना चाहिए, इंटरनल मैकेनिज्म क्या चल रहा है उसके अंदर, तो ये भी चीज़ों का पता होना चाहिए। ही शुड नो व्हाट अ मैन इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ का बना हुआ है वो, है ना। ही शुड नो हाउ हिज सिस्टम ऑफ द बॉडी फंक्शन, और जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, एंड हाउ ही फॉल्स इल इफ़ ही नोज ऑल दिस। ठीक है, ही शैल नो हाउ एंड वॉट टू करेक्ट इन हिम, डेट इज़ हाउ टू क्योर हिम। जब तक उसको ये नहीं पता होगा क्या चीज़ गलत हुई है, तब तक उसको ये कैसे पता होगा कि मुझे क्या चीज़ सही करनी है ना। तो ये चीज़ का हमको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी। वन हैज़ टू रियलाइज डेट मैन इज मेड अप ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। ठीक है, सेल से बनी होती है हमारी बॉडी। दीज सेल्स मेक अप टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन, एंड ऑर्गन्स मेक अप सिस्टम, एंड सिस्टम मेक्स मैन टू लिव और सर्वाइव। All cells and tissue are in connection with each other. There are various food elements like protein, fat, carbohydrates, and various ions like ferrum, magnesium, sodium, potassium, which passes from one cell to another. They pass from tissue to tissue and get distributed all over the body. Such food elements and necessary ions are supplied all over the body to build and maintain the tissue. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी चलती रहती हैं अंदर फिजियोलॉजी बॉडी के अंदर। द सप्लाई ऑल ओवर द बॉडी इज एसेंशियली बाई वेरियस मीन्स, डेट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से जो ये सारी सप्लाई होती है, कैसे कैसे होती है हमारे, एक तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से होती है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से होती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट से होती है। ठीक है, इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड बाई साइंटिस्ट लाइक वुलपार्ट एंड वेडिंगटन that there exist 4 different parts of supply food called nutritive gradient. न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट के थ्रू होता है, जिसको हम एनिमल ग्रोथ एक्सेस भी बोलते हैं, विच मेक दीज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्लोज। ऑल दीज ग्रेडियंट्स आर पैसिव ग्रेडियंट्स, दैट इज नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ दीज एलिमेंट। ठीक है, जो हमारा न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट है इसको हम एनिमल ग्रोथ एक्सेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये पैसिव ग्रेडियंट होता है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और सारे एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। दे फ्लो फ्रॉम अबव डाउनवर्ड
फ्रॉम मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी एंड इनसाइड आउट। तो ये ग्रेडियंट का फ्लो भी ऐसे ही होता है जैसे हेरिंग सर ने बताया था। हाउ डू वी नो दैट द एनिमल ग्रोथ एक्सिस फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ, तो हमको ये चीज़ कैसे पता चलेगी, हाउ डू वी नो दैट द एनिमल ग्रोथ एक्सिस फ्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये हमको जब तक ये चीज़ें नहीं पता होंगी, इनके जो ग्रेडियंट्स वगैरह कैसे फ्लो होते हैं, तो हमको ये कैसे पता होगा कि हम सही तरह से ठीक कर रहे हैं कि नहीं पेशेंट को। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, दिस इज एग्जैक्टली वेयर नॉलेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी हेल्प्स। एम्ब्रियोलॉजिकली वी नो डैट ए फिटस ग्रो स्टेप बाय स्टेप इन ए पर्टिकुलर मैनर एंड डायरेक्शन। ठीक है, फिटस भी हमारा स्टेप बाय स्टेप ग्रो होता है 9 मंथ के दौरान। द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ इज अलॉन्ग द एनिमल ग्रोथ एक्सिस। इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फिटस टेक्स प्लेस इन दिस डायरेक्शन, this can be called as life giving nutritive gradient along which flow the elements necessary for growth and maintenance। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ हो रही है बच्चे में, फिटस में, वो भी ऐसे ही होती है, एनिमल ग्रोथ एक्सिस के थ्रू होती है। और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फिटस होता है वो इसी डायरेक्शन में होता है और कैन बी कॉल्ड एज लाइफ गिविंग न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट along which flow the elements necessary for growth and maintenance। जो न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट जहाँ जहाँ पे उसको नेसेसरी ग्रोथ और वो चाहिए वहाँ पे उस तरह से वो फ्लो होता है। ऑन द अदर हैंड टॉक्सिन्स और टॉक्सिक प्रोटीन विच डू नॉट हैव एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैसिव ग्रेडियंट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल और टिश्यू टिश्यू थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग अप एनर्जी। जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं और विच डू नॉट हैव एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैसिव ग्रेडियंट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन इन कैरेक्टर एंड बीइंग पॉजिटिव ऑफ हाँ, तो इसमें ये जो होता है हमारे जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो एक्टिव ग्रेडियंट के थ्रू निकलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैसिव ग्रेडियंट और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल टू सेल और टिश्यू टू टिश्यू थ्रू एक्टिव। तो इसमें क्या होता है, हमारे एनर्जी यूज होती है। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इन कैरेक्टर एंड बीइंग अपोजिट ऑफ न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट कैन बी कॉल्ड एज डिजीज एक्सिस। ठीक है, तो जो हमारे डिजीज़ वाली जो कंडीशन में टॉक्सिन जब निकलते हैं तो उसमें एक्टिव ग्रेडियंट यूज़ होता है। जो न्यूट्रिशनल वाला होता है उसमें पैसिव होता है, इसलिए उसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती, इसलिए हम उसमें वेलबींग फील करते हैं। जिसमें एनर्जी यूज़ होएगी तो उसमें हम एनर्जी लो फील करेंगे, डिजीज़ कंडीशन में जाएंगे, है ना। द डिजीज एक्सिस प्रोसीड टूवर्ड्स डिटीरियोरेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड फाइनली डेथ। द क्योर एक्सिस दैट इज द न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट हैज़ टू बी एग्जैक्टली अपोजिट, लीडिंग टू एप्रिसिएशन ऑफ लिविंग वैल्यूज एंड हेल्दी लाइफ बट नॉट इमॉर्टैलिटी। ठीक है, तो ये हमारा ये होता है इसमें एम्ब्रियोलॉजी की इंपॉर्टेंस बताइए। और बताया फिर आगे कि दीज क्योर एक्सिस correspond टू न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट्स। दीज न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट ऑल्सो correspond टू द 4 corollaries ऑफ हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। ये भी न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट जो होता है ये भी आगे फर्दर 4 corollaries में डिवाइडेड है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के हिसाब से। दीज न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट व्हेन स्ट्रॉन्ग और व्हेन स्ट्रेंथनिंग कैन वॉश डाउन द टॉक्सिन फ्रॉम द टिश्यू। अगर तो वो स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट स्ट्रेंथनिंग है उसके अंदर, तो वो आसानी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है टिश्यू से। दिस न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट कैन देयरफॉर बी कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑफ एलिमिनेशन सिंस इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग टॉक्सिन फ्रॉम डीपर टिश्यू और पेरेन्काइमा ऑफ द ऑर्गन्स। अगर तो वो पूरा इम्यूनिटी अच्छी है, स्ट्रेंथनिंग उसकी अच्छी है ना, तो अच्छे से वो काम कर रहा है, तब तो वो ईजिली निकाल देता है पेरेन्काइमल टिश्यू ऑर्गन से, विच आर नॉट ड्रेन्ड बाई आवर अदर टू एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज यूरिनरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, तो it is help in eliminating toxin from deeper tissue or parenchyma of the organ which are not drained by our other 2 excretory system that is urinary and gastrointestinal system. We thus conclude that homeopathic remedy act on body to enhance the nutritive gradient by adjusting the electrical potential। तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है कि जो न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट होता है उसको इन्हेंस करती है बाई एडजस्टिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को एडजस्ट करके न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट को इन्हेंस करती है, विच शुड बी हायर इन द मोर इम्पॉर्टेंट टिश्यूज लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग एक्सेट्रा। जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो कहाँ पे ज़्यादा हायर होता है, जो इंपॉर्टेंट टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं, विच शुड बी हायर इन द मोर, जो हमारे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, जो मोर इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है टू एज कम्पेयर टू लोएस्ट आउटसाइड ऑन द स्किन। ठीक है, टू द लोएस्ट आउटसाइड ऑन द स्किन पे जो है वो कम होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। द लोअर द स्किन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल द बेटर इज द एलिमिनेशन। जब तक आपकी स्किन की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लोअर रहेगी तब तक आपकी एलिमिनेशन अच्छी रहेगी। अब ये हायर कैसे हो सकती है, बताओ क्या हो सकता है, किस चीज़ों से हम इसको हायर कर देते हैं अपने स्किन की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को? हाँ, लोशन वगैरह लगा के
विक्स, आइडेक्स, बाम, ये सब चीज़ें हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को बढ़ा देती है। बढ़ा देने से क्या होगा कि वो जो है जो अंदर से बाहर की तरफ वो फेंक रहा था, एक्सक्रीशन कर रहा था न्यूट्रिएंट, हमारा न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट, वो उल्टा होने लग जाएगा। बाहर कम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन से मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ वो चीज़ जाने लग जाएगी, है ना। तो ये हम इसीलिए मना करते हैं इन चीज़ों को लगाने के लिए। द लोअर द स्किन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द बेटर is the elimination. Anything which increases the electrical potential on the skin shall interfere the elimination or excretion process via the skin. ठीक है, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द स्किन को बढ़ाएंगी वो हमारे एलिमिनेशन प्रोसेस को इंटरफेयर करेंगी। एनी ऑइंटमेंट, लोकल एप्लीकेशन, समझाना अपनी बहन को जो एक्ने पे लगा रही है इतना कुछ पता नहीं क्या क्या। एनी ऑइंटमेंट, लोकल एप्लीकेशन भी, इट्स सोफ्रामाइसिन, कैलेंडुला, ग्रेफाइटिस, विक्स और सेंसर ऑइंटमेंट्स, ऑल दीज इंटरफेयर विद द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द स्किन। दीज आर देयरफॉर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन होम्योपैथी, इसीलिए ये हमारी होम्योपैथी में हम मना करते हैं इन चीज़ों को लगाने के लिए। इवन मेंथॉल प्रोडक्ट्स और एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट विच बिनम्ड द टिश्यू, जो सुन कर देते हैं, है ना, आइदर ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट और स्टमक, डू द सेम डैमेज एंड इंटरफेयर विद एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अब इस तरह से अगर आप किसी को समझाओगे, किसी एलोपैथिक डॉक्टर को, तो क्या वो नहीं समझेगा? आफ्टर एस्टैब्लिशिंग व्हाट could be happening when homeopathic remedy start a cure, we take the help of embryology again to see what part the nutritive gradient takes to establish the path of cure. ठीक है, तो हमारी जो मेडिसिन है वो क्योर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है, उसके लिए हमको एम्ब्रियोलॉजी को अगेन देखना पड़ेगा कि जो उसका न्यूट्रिटिव ग्रेडियंट है, जब फीटस डेवलप होता है तो वो किस पाथ की तरफ जाता है। This also means one should know what part disease takes in the organ and system in the mathematical progression of disease. और ये भी हमको पता होना चाहिए कि disease कैसे जाती है, ठीक है। Once we understand which organ are derived from what embryological tissue, अगर हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो ऑर्गन है वो कौन से एम्ब्रियोलॉजिकल टिश्यू से बना हुआ है, वी शैल क्लियरली अंडरस्टैंड विच ऑर्गन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट। जब हमको ये पता चल जाएगा कि ये कौन से एम्ब्रियोनिक टिश्यू से बना है, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि वो एम्ब्रियोनिक टिश्यू कौन से मंथ में डेवलप हुआ है, कौन से मंथ में इस लेयर की प्रॉब्लम, मतलब इस टिश्यू की डेवलपमेंट हुई है, तो वो चीज़ हमको पता चल जाएगी कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम इंपॉर्टेंट है। दिस चार्ट कैन देन बी यूज प्रोडक्टिवली लाइक ए कंपास टू गॉज द डायरेक्शन ऑफ हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। तो इस चार्ट को भी समझने के लिए ना हमको इन सारी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा। चार्ट हमने चाहे जितना अच्छे से पढ़ लें, तो ये चार्ट सर का, ये जो 7 लेयर वाली चार्ट है, इसके बारे में सर बात कर रहे हैं। तो ये चार्ट की भी हमको समझ तभी लगेगी जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तब तक हमारे लिए चार्ट भी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है एम्ब्रियोलॉजी की भी नॉलेज। तो ये 3 चैप्टर हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 4th चैप्टर। और आप लोग भी सर की ये बुक मंगाइए, प्रिडिक्टिव होम्योपैथी की पार्ट 1, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर, थ्योरी ऑफ सप्रेशन। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका आपको लिंक दे दूंगी कि कहाँ से आप ये बुक जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर भी डाल दूंगी प्रिडिक्टिव होम्योपैथी के ऑफिस का, तो वहाँ से भी आप फ़ोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।